तो अब हम आगे के 25 क्वेश्चन देखने वाले हैं। 1 से 25 तक हो चुके थे। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। निम्न में से कौन सी धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु के ऑक्साइड बनाएंगे? तो ठंडे जल से अभिक्रिया वही धातु करेगी जो रिएक्टिव ज्यादा है, जो ज्यादा पावरफुल होती है, जिसकी सक्रियता ज्यादा है। तो ऑप्शन इसका है सोडियम और पोटेशियम। सही ऑप्शन है पहला वाला। जिसने भी इसको सही फर्स्ट पे मार्क किया है वो बिल्कुल सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में कौन सा एक अम्ल है? तो अम्ल के लिए हाइड्रोजन आयन होना चाहिए। हाइड्रोजन आयन जहां पर है, ये आपके पास तीसरा रखा हुआ है HCl। तो ये बिल्कुल एक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये सबको पता होगा। आगे है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनाया जाता है CaSO4 इंटू 2H2O, CaSO4 इंटू हाफ H2O। बिल्कुल, ये जो बी है ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। फिर कोई विलियम लाल लिटमस को नीला कर देता है, ऐसा भी हम एक कर भी चुके हैं। तो इसका पीएच संभवतः क्या होगा? तो अगर कोई विलियन है तो लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका मतलब है उसका पीएच 7 से ज्यादा होना चाहिए, अर्थात तो ये एक क्षार होना चाहिए। तो क्षार के लिए यहाँ पर एक ही ऑप्शन सही है, 10 वाला, जो ऑप्शन नंबर है डी, ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत। लैक्टिक अम्ल आपको पता है दूध में एक विटामिन भी, सॉरी, प्रोटीन होता है लैक्टोज। तो लैक्टिक अम्ल दूध से संबंधित है, तो दूध से संबंधित जो भी चीज है उसी में प्राप्त हो सकता है। तो दही, बिल्कुल दही में जो है लैक्टिक अम्ल होता है। अच्छा, एक पे भी बात कर लेते हैं। इमली, इमली में टर्मरिक एसिड होता है। फिर इसके बाद सिरका, एसिटिक एसिड। और टमाटर जो है इसमें होता है, टमाटर में लैक्टिक, सॉरी, ऑक्जेलिक एसिड, टमाटर में होता है ऑक्जेलिक एसिड। फिर पोटासियम या फिटकरी का सही रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसमें 31 नंबर का है Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। नहीं, ये नहीं होता है। फिर इसमें देखो, इसमें एल्यूमिनियम भी होता है, पोटेशियम भी होता है। तो इसमें भी एल्यूमिनियम है, पोटेशियम नहीं है। ये है K2SO4 इंटू L2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। तो इसमें है 7, डी में है 7H2O और सी में है 24H2O। तो 24H2O वाला जो है वो सही हो जाएगा हमारे पास। तो 31 नंबर का आपके पास आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। विद्युत अपघटनी परिष्करण यानी इसमें जो है एक एनोड बनाया जाता है और एक कैथोड बनाया जाता है, साथ में विद्युत अपघट्य होता है। तो ये कह रहा है कि अशुद्ध धातु को क्या बनाया जाता है? एनोड बनाया जाता है, कैथोड। तो ऑप्शन आ जाएगा एनोड बनाया जाता है। अशुद्ध धातु को इसमें एनोड की तरह लिया जाता है और इसमें से जो शुद्ध होती है वो कैथोड पे जमा होती रहती है। फिर सीसा और टिन की मिश्र धातु को क्या कहा जाता है? तो सीसा और टिन की मिश्र धातु को सोल्डर कहा जाता है, जिसको हम रागा या फिर जो है टाका लगाने के लिए यूज में लेते हैं। फिर अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं। धातुओं के ऑक्साइड जो भी होते हैं वो सभी क्षारीय होते हैं। जैसे सोडियम है, आपको पता है सोडियम NaOH होता है, एक अम्ल क्षार होता है। तो इसी तरीके से इसके जितने भी धातुओं के ऑक्साइड होते हैं वो भी क्षारीय ही होते हैं। फिर एक ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट क्या विद्युत का कुचालक है, विद्युत का सुचालक है, या दोनों है? इनमें से कोई नहीं। तो अगर कोई चीज कुचालक है तो वो सुचालक नहीं होगी, सुचालक है तो कुचालक नहीं होगी, दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती हैं। तो सी तो कतई नहीं हो सकता है। फिर है, आपको पता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, ग्रेफाइट क्या है? विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर, इसको मैं अंडरलाइन करे दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 35 का है बी। 36, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? फिर से ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो रहे हैं अभिक्रियाशील धातुओं या सक्रियता श्रेणी को लेकर के। तो इसमें सोडियम और पोटेशियम, पोटेशियम ज्यादा अभिक्रियाशील होती है, तो इसमें आ जाएगा पोटेशियम। किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये भी अभी जस्ट हम लोगों ने किया था, जिप्सम। जिप्सम को गर्म करके प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। फिर लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन धातुओं की पतली पन्नी चढ़ाई जाती है। तो अभी अभी हमने देखा था जो गैल्वनीकरण था, या गैल्वनाइजेशन कहते हैं इंग्लिश में, उसको यसद लेपन भी कहा जाता है। तो इसमें लोहे पर जिंक की एक पतली परत चढ़ा दी जाती है, या जिंक को पिघला करके उसके ऊपर, लोहे के ऊपर इसकी एक परत
एक कोटिंग कर दी जाती है। तो इसमें सही आंसर है जिंक। क्वेश्चन नंबर 39, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो बॉक्साइट होता है आपका, ऑप्शन है मैग्नीशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, बेरियम। तो बॉक्साइट होता है एल्यूमिनियम का। अब अगला जो है आपके पास, उसमें है सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है? तो सबसे अधिक तन्य धातु जब हम लोग पढ़ रहे थे तब भी मैंने बताया था कि सोना सबसे अधिक तन्य धातु होती है। इसके छोटे से जरा से वजन को लेकर, द्रव्यमान को लेकर के बहुत लंबा तार बनाया जा सकता है। लगभग शायद 2 ग्राम या 5 ग्राम से 2 किलोमीटर तक का तार ऐसे करके खींचा जा सकता है। तो ये सोना सबसे ज्यादा तन्य धातु होती है। ऑप्शन सॉरी, क्वेश्चन नंबर है 41, निम्नलिखित में से कौन अधातु है? कौन अधातु है? जो भी धातु नहीं है वो अधातु। तो आयरन एक धातु है, एल्यूमिनियम धातु है, सोना एयू भी एक धातु है। तो इसमें कार्बन जो है वो एक अधातु है। फिर निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो कौन सी धातु? ये भी हमने पढ़ा हुआ है, डिस्कस किया है। सोडियम और पोटेशियम दो नरम धातुएं होती हैं, तो सोडियम इसमें ऑप्शन है, तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम। फिर है कार्बन क्या है? कार्बन जस्ट ऊपर 41 नंबर क्वेश्चन देखोगे तो इसी से आपको इसका आंसर भी मिल जाएगा। अगर 41 पता है तो 43 भी हो गया होगा। तो कार्बन एक क्या है? एक अधातु है। कार्बन एक अधातु है। फिर है कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके बनाता है। तो ये हमने पढ़ा था, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? ऐसे यौगिक जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन उपस्थित होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर है बी। और बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी H2SO4। तो इसका सही आंसर है बी। फिर है कार्बोक्सिलिक एसिड समूह है। कार्बोक्सिलिक एक ऐसा एसिड समूह जिसमें कार्बन भी उपस्थित हो। तो इसमें क्या हो जाएगा? CHO एल्डिहाइड होता है, CO कीटोन में आता है, NH2 एमीन में आता है। तो सही आ जाएगा COOH। फिर सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या है? तो ये भी पता होना चाहिए। अगर हम इधर से स्टार्ट करें, NaCl, सॉरी NaCl लिख गया है, NaCl। तो NaCl होता है नमक का होता है। Na2CO2 कोई भी यौगिक नहीं होता है। NaSCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, जिसको हम जो है खाने का सोडा भी कहते हैं। Na2CO3 इसका सही आंसर है ए। फिर है 48, CHO क्रिया समूल मूलक को क्या कहते हैं? तो CHO जो होता है, अभी अभी हमने ऊपर भी डिस्कस किया था, एक सेकेंड के लिए थोड़ा सा, हाँ, CHO अभी अभी हमने क्वेश्चन नंबर 46 है उसमें भी डिस्कस कर रखा है। तो CHO होता है एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है। फिर आवर्त सारणी के स्तंभों को कहा जाता है। आवर्त सारणी में स्तंभ होते हैं और जो है उसमें क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दो प्रकार के कॉलम, एक को कॉलम कहते हैं, स्तंभ कहते हैं, एक को हम आवर्त कहते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन कहा गया इसके ऊपर, हाँ, CHO, इसको मैं अंडरलाइन नहीं किया, एक सेकेंड अंडरलाइन कर देता हूँ जरा। फिर आवर्त सारणी, बहुत तबीयत बहुत खराब है। आवर्त सारणी के स्तंभों को कहा जाता है, तो इसका सही आंसर है वर्ग। आवर्त सारणी के जो स्तंभ होते हैं इनको वर्ग कहा जाता है। और जबकि जो पंक्तियां होती हैं, जो 36 पंक्तियां होती हैं, उनको हम आवर्त कहते हैं। फिर है आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है। शून्य समूह यानी इसको हमने कई बार डिस्कस किया हुआ है। शून्य समूह सबसे ज्यादा याद रखने वाला समूह है। ठीक है, इसमें इनर्ट गैसेस भी इसको इंग्लिश में कहा जाता है, हिंदी में इसको अक्रिय गैसें कहते हैं। ठीक है, निष्क्रिय गैसें कहते हैं। तो इसमें हाइड्रोजन नहीं है, CO2 कोई भी आवर्त सारणी का कोई तत्व है ही नहीं, इनफैक्ट ये तत्व ही नहीं है, आपको पता है। Cl तत्व है लेकिन Cl2 एक यौगिक में आएगा। तो इसमें ये आ जाएगा हीलियम। तो अभी हमने 25 क्वेश्चन और कर लिए हैं, 50। अब नेक्स्ट 50 के लिए हम थोड़ा स्टॉप करेंगे, तबीयत ठीक नहीं लग रही है।